बच्चों, क्लास 8th की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। बच्चों, ये चैप्टर हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। इसमें हम जान चुके हैं सूक्ष्म जीवों के सामान्य परिचय के बारे में, साथ ही उन सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कौन से सूक्ष्म जीव हमारे लिए उपयोगी हैं, कौन से हमारे लिए हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं, उनके क्या प्रभाव हैं और हम इनसे किस तरीके से बच सकते हैं। साथ ही सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों के बारे में और उनका क्या कारण है उनके बारे में भी हम जान चुके हैं। और सामान्य जो रोग होते हैं उनसे कौन कौन से, उसके जस्ट पहले की वीडियो क्लासेस में हम पढ़ चुके थे। आज हमें पढ़ना है बच्चों संक्रमण का तरीका, इसका कि सूक्ष्म जीवों में संक्रमण किस तरीके से, सूक्ष्म जीवों के द्वारा संक्रमण किस तरीके से फैलता है और उनके इससे होने वाले जो रोग हैं उनसे हम किस तरीके से बच सकते हैं। टीकाकरण और एड्स वगैरह के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, अगर इसके पहला के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, क्लास 8 साइंस की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के वीडियो आप देख सकते हैं। साथ ही अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं और चैप्टर को भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के आज अपने जहाँ से हमें पढ़ना था संक्रमण के तरीके के बारे में। तो बच्चों, हम जानते हैं संक्रमण के तरीक़ों के बारे में कि किस तरीके से संक्रमण जो है वो फैलता है। तो सूक्ष्म जीव जो है हमारे शरीर में, आपने इसके पहले भी ही पढ़ा, इसके पहले की वीडियो क्लास में, कि किस तरीके से जो है सूक्ष्म जीव जो है हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो वो चाहे वो दूषित वायु हो, चाहे वो पानी हो, है ना, चाहे वो रोगग्रस्त व्यक्ति के संपर्क में आने से हो। तो इस तरीके से सूक्ष्म जीव जो है हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और जो व्यक्ति जो है रोगी व्यक्ति है उससे जो है स्वस्थ व्यक्ति में जो है संक्रमण फैल जाता है, जिसके कारण इसके कारण संपर्क में आने के कारण फैलते हैं। तो उस ऐसे रोगों को संक्रामक रोग या छूत की बीमारी कहा जाता है। वो है हैजा, सर्दी, जुखाम, चेचक, ये जो है वो संक्रामक रोग हैं। और ये किस तरीके से आखिर एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं? तो वायु के द्वारा पहुंचते हैं, दूषित जल के द्वारा, मिट्टी के द्वारा, संक्रमित व्यक्ति के द्वारा। तो वायु के द्वारा कैसे फैलते हैं? तो जब मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसको जुकाम हुआ है, ठीक है, तो वो छींकता है, तो मान लीजिए जुकाम हुआ है, छींकेगा, खांसेगा, तो क्या होगा कि छींक के साथ जो है वो हल्के हल्के से छोटे छोटे से जो है सूक्ष्म बूंदें जो रहती हैं वो हवा में फैल जाती हैं, ठीक है। तो ये जो उसमें जो क्या होते हैं बच्चों, विषाणु होते हैं। तो लाखों विषाणु जो है वो हवा में फैल जाते हैं और जब कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो सांस लेता है तो दूसरे व्यक्ति के शरीर में वो सांस के माध्यम से पहुँच जाते हैं, वायु के माध्यम से पहुँच जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है दूसरा सामान्य व्यक्ति भी जो है वो रोगी व्यक्ति के चपेट में आकर के संक्रमित हो जाता है। अब हम बात करते हैं दूषित जल के माध्यम से किस तरीके से जो है रोग फैलता है। तो दूषित पानी यानी गंदा पानी पीने से भी जो है कई संक्रामक रोग हो जाते हैं, जैसे हैजा वगैरह है ना। तो अगर कोई अपशिष्ट पेय पदार्थ जो है वो जल में मिला हुआ है तो उसको पीने से जो है व्यक्ति क्या हो जाएगा, वो बीमार हो जाएगा, हैजा वगैरह हो सकता है, ठीक है। तो यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति जाने अनजाने में दूषित पानी को पी लेता है तो वह व्यक्ति जो है वो क्या हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है। इसलिए पानी जो है हमेशा साफ़ पानी पीना चाहिए, फ़िल्टर किया हुआ पानी पीना चाहिए। मिट्टी के द्वारा किस तरीके से जो है प्रोटोजोआ की कई जातियां हैं जो मिट्टी में पाई जाती हैं बच्चों। वहाँ उगने वाली सब्जियों के साथ मनुष्य तक पहुँचती हैं और साथ ही जो है वो मनुष्यों को संक्रमित कर देती हैं। बच्चे जो गंदे मिट्टी में खेल रहे हैं उनमें भी जो है सूक्ष्म जीवों का संक्रमण हो जाता है, जिसके कारण जो है फोड़े फुंसी उनके शरीर में हो जाते हैं, पाँव में हो जाते हैं, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं और पिन कृमि जो है वो उसका भी संक्रमण हो जाता है मिट्टी के माध्यम से। तो मिट्टी जो है वो उससे भी हमारा शरीर जो है वो संक्रमित हो सकता है। तो उससे भी हमें बचना चाहिए, गंदी मिट्टी में बच्चों को खेलने नहीं देना चाहिए। और जो सब्जियां जो हैं उनके माध्यम से भी हमारे शरीर तक जो है संक्रमण पहुंच जाता है। संक्रमित व्यक्ति के द्वारा भी जो है हम बीमार हो सकते हैं। तो जैसे बात की जाए बच्चों मलेरिया की, तो जब एक स्वस्थ व्यक्ति को मादा एनोफिलीज मच्छर जो कि मलेरिया के रोगाणुओं का वाहक है, वो अगर उसको काट दिया है तो अगर मान लीजिए स्वस्थ व्यक्ति को काटा है तो जो स्वस्थ व्यक्ति है वो मलेरिया के रोगाणुओं से संक्रमित हो जाएगा। तो इसी प्रकार से डेंगू और चिकनगुनिया, जापानी मस्तिष्क ज्वर भी जो है वो भी जो है संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता जाता है। तो डेंगू और चिकनगुनिया एडिज मच्छर के काटने से फैलता है और जापानी मस्तिष्क ज्वर जो है वो मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलता है।
और कई बार आपने देखा होगा बच्चों कि कुछ कुछ व्यक्तियों के जो है वो पैर जो होते हैं वो हाथी के समान मोटे दिखाई देते हैं, जिसे जो एक तरीके से एक रोग है जिसे क्या कहा जाता है, फाइलेरिया कहा जाता है, या हाथी पाँव कहा जाता है, या फील पाँव भी कहा जाता है। तो यह रोग भी बच्चों मच्छर के ही काटने से फैलता है और उसका नाम है मादा क्यूलेक्स मच्छर। तो इसके काटने से जो है वो फाइलेरिया का रोग भी फैलता है। तो इस प्रकार से संक्रमित व्यक्ति के द्वारा भी जो है वो अगर कोई सामान्य मच्छर जो है अगर मान लीजिए ये मच्छर है तो उसने अगर संक्रमित व्यक्ति को काटा और वही मच्छर जाके दूसरे व्यक्ति को काट देगा तो वो भी संक्रमित हो सकता है। अब रोगों से हम किस तरीके से बच सकते हैं, संक्रमण मान लीजिए है जो रोग हैं उनसे हम किस तरीके से बच सकते हैं ताकि जो है रोगाणु से हम मुक्त रह सके और बीमारी जो है हमें कम से कम लगे। तो बच्चों मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, जापानी मस्तिष्क ज्वर है जो ना, तो इन सभी बीमारियों से बचने के लिए जो है वो मच्छर रोधी जो दवाएं हैं उनका प्रयोग करें। गड्ढों में खेतों में जो है वो पानी इकट्ठा ना होने दें, नीम की खली वगैरह जो है उसका प्रयोग करें। शरीर को आप अपना अधिक से अधिक ढक करके रखें, अगर ढका रहेगा शरीर तो मच्छर को काटने के लिए जगह नहीं मिलेगी। साथ ही जो है घर के आसपास गंदा पानी जो है वो इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए और शुद्ध जल का प्रयोग करना चाहिए। और रोग वाहक जैसे मक्खी मच्छर है उनसे हमें बचाव रखना चाहिए। स्वच्छता की आदतों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और हैजा और पेचिस पीलिया ना इन सब रोगों से जो है हम बच सकते हैं। और बरसात के मौसम में संक्रमण की संभावना जो है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो है बरसात के मौसम में आपने देखा होगा कि जो है लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, चिकित्सक के पास जो है इलाज करने के लिए जाते हैं। तो क्योंकि जो बरसात में जो पानी होता है बच्चों वो थोड़ा सा सही नहीं होता, उसमें संक्रमण होता है। तो इसलिए जनरली डॉक्टर क्या सलाह देते हैं कि पानी उबाल करके पिए ना। और जो साथ ही ये भी कहते हैं कि जो पानी का बर्तन है उसको ढक करके पिए रखें, और जो पानी निकाल रहे हैं उसको हाथ से ना निकाल करके जो है वो किसके लंबे हैंडल वाले जो है वो डिब्बे आते हैं जो जिससे पानी निकाला जाता है उसका प्रयोग करें। तो ऐसा करने से क्या होगा, जब हम पानी उबाल करके पिएंगे ना तो क्या होगा कि सूक्ष्म जीव जो है वो नष्ट हो जाएंगे और रोग की संभावना भी कम होती जाएगी। इसी तरीके से बच्चों आपने देखा होगा कि जो बरसात के समय कीड़े मकोड़े भी जो है वो ज़्यादा आ जाते हैं ना, और लार्वा वगैरह पनपते हैं गड्ढे में तालाब में इन सब से। तो इसके कारण मच्छर वगैरह भी पनपते हैं, जैसे मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया जापानी बुखार जो है जापानी मस्तिष्क ज्वर जो है वो बीमारी जो है वो संक्रमित बढ़ती है उस टाइम पे। तो इनसे इसके लिए जो है मक्खी और मच्छर से जो है परेशान होंगे हम, इन सब बीमारियों से ग्रसित भी हो सकते हैं। तो आसपास जो है वो हमें पानी इकट्ठा नहीं करना है, गड्ढे में पानी नहीं होना चाहिए, नालियाँ जो है साफ़ सुथरी होनी चाहिए। साफ़ सुथरी का मतलब ये कि क्लियर होनी चाहिए, उसमें पानी ना जमा रहेगा तो फिर मच्छर हो जाएंगे। अगर बहता रहेगा तो फिर मच्छर होने की संभावना नहीं रहती है। तो घर के जो खिड़की दरवाजे हैं उसमें जाली लगी होनी चाहिए, और सोते समय जो है मच्छरदानी का प्रयोग करें ताकि जो है आप सो रहे हैं तो आपको मच्छर नहीं काटेंगे। व्यक्तिगत स्वच्छता पर भी ध्यान देना चाहिए, डेली स्नान करना चाहिए, शरीर की सफाई करनी चाहिए, हाथ को साबुन से धोते रहना चाहिए। खांसी अगर आ रही है आपको तो मान लीजिए तो आप रुमाल मुंह पे रखें ताकि जो है वातावरण में जो है आपके छींक के द्वारा के माध्यम से जो है वो बूंदे जो है सूक्ष्म बूंदे जो है वो वातावरण में ना फैलें और दूसरों को बीमार ना करें। तो वातावरण स्वच्छ रखना चाहिए, खुले में शौच नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों बातों का जो है हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा बच्चों टीकाकरण, तो टीकाकरण के द्वारा भी हम रोगों से बच सकते हैं। तो जो उपाय बताए गए हैं उसके माध्यम से भी हम अपने आप को बचा कर रखें और साथ ही जो है जो आवश्यक टीके निर्धारित किए गए हैं, जो उम्र के साथ जो है वो बताया गया है कि कब कब लगने हैं, तो उस हिसाब से टीका भी आपको लगना ज़रूरी है, लगवाना चाहिए, अपने बच्चों को लगवाना चाहिए। तो जब रोग जो है उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में पहुंचते हैं तो उनसे लड़ने के लिए जो है हमारे शरीर का जो रक्त प्रतिरक्षी जो है वो उत्पन्न होता है इन टीकाकरण के माध्यम से। और यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में हम प्रवेश करा देते हैं तो शरीर की कोशिकाएं जो हैं उससे लड़ने के लिए प्रतिरक्षा बनाती हैं, एंटीबॉडी बना लेती हैं, तो और उस रोगाणु को क्या कहते हैं नष्ट कर देती हैं। तो ये एंटीबॉडी जो बनती है बच्चों वो शरीर में सदा बनी रहती है और रोगाणुओं से हमारी सुरक्षा करती रहती है। इसलिए टीका जो है वो ज़रूरी है, वैक्सीनेशन ज़रूरी है।
ठीक है। तो इस प्रकार से जो है टीका द्वारा जो है रोगों का उपचार जो है करना जो है वो टीकाकरण कहलाता है। तो इसके लिए कई टीके हैं, कई रोगों के लिए लगते हैं, जैसे चेचक के लिए, क्षय रोग के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, पोलियो आदि रोगों के लिए जो है वो टीका आया है। तो इनका टीका लगाने से जो है इनके टीकाकरण के माध्यम से जो है इन रोगों से हम बच सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एक सारणी आपको दिखाई दे रही होगी, तालिका 5.3, जिसमें जो है बच्चों यहाँ पर कब कब कौन कौन सी वैक्सीनेशन करना है वो लिखा गया है, बताया गया है। जैसे जन्म होते ही जो है बच्चे को BCG का टीका लगता है ना, जन्म के समय भी उसकी खुराक दी जाती है, OPV और हेमबी की। तो इसके अलावा फिर जब बच्चा 6 सप्ताह का हो जाता है तब फिर उसको एक OPV की खुराक लगती है और पेंटावेलेंट करके एक टीका लगता है। फिर 10 सप्ताह में लगना है, इसी तरीके से 14 सप्ताह में लगना है। फिर 9वें महीने में बच्चों खसरा का जो है वो मीजल्स जो होता है उसकी पहली खुराक दी जाती है, विटामिन A की भी खुराक दी जाती है ना, और साथ ही जो है जापानी इंसेफेलाइटिस जो है उसकी भी पहली खुराक जो है वो दी जाती है 9 महीने में। इसके अलावा बच्चों जब बच्चा 6 से 24 महीने का होता है तो DPT की बूस्टर डोज दी जाती है, OPV की बूस्टर लगती है, मिस्टल की दूसरी खुराक दी जाती है और JE की दूसरी खुराक भी दी जाती है। 5 से 6 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है तो तब बच्चों DPT बूस्टर 2 लगता है और 10 वर्ष का बच्चा होने पर TT का लगता है और 16 वर्ष पर भी जो है वो TT लगाने के लिए बताया गया है। तो इस प्रकार से बच्चों जो ये उम्र के अनुसार वैक्सीन निर्धारित की गई हैं उसे जो है वो ज़रूर से ज़रूर लगवाना चाहिए। इसके अलावा बच्चों एंटीबायोटिक इनोकुलेशन से संक्रमण की हम रोकथाम कर सकते हैं। तो जैसे पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये सब जो प्रतिजैविक औषधियाँ जो हैं वो हमारे शरीर में रोगजनक सूक्ष्मजीवों के संक्रमण को रोकती हैं ना। तो और जो कुछ ऐसे पादप रोग होते हैं उनसे बचाव के लिए कई ऐसे कवकनाशी होते हैं, जीवाणुनाशी होते हैं, उन दवाइयों का प्रयोग हमें करना चाहिए ताकि जो है पेड़ भी रोगों से बचे रहें। जंतुओं की भांति जो है पेड़ पौधे भी विशिष्ट प्रकार के जीवाणु, विषाणु, फफूंद आदि सूक्ष्मजीवों के द्वारा रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है जो तालिका इसके पहले जो दी गई थी बच्चों 5.2 में, जो कि इसके पहले की वीडियो क्लासेस में हम पढ़े थे, जिसमें गेहूं में रोग होता है ना, नींबू में, आलू में, तम्बाकू में मोजेक रोग हो गया, लौकी में भी होता है, लीफ कर्ल ऑफ कुकुरबिट। तो ये सब जो है ये रोग होते हैं, उन सब से भी जो है हमें पौधों को बचाना है। तो इन रोगों की रोकथाम के लिए पौधों के जो बीज हैं उनको बुआई से पहले जो है वो जीवाणुनाशी या कवकनाशी के द्वारा जो है उपचार कर लेना चाहिए। रोग मुक्त हो जाएंगे तो अच्छी फसल होगी। तो इस प्रकार से जो है हम इन सूक्ष्मजीवों से बच सकते हैं और पौधों को भी बचा सकते हैं, जानवरों के लिए भी जो है वो जानवरों को भी इन सूक्ष्मजीवों से होने वाले रोगों से बचा सकते हैं। तो जो पौधे हैं बच्चों, पादप उन्हीं को कहा जाता है, उनको रोग मुक्त करने के लिए अलग अलग तरीके के हम रसायन भी प्रयोग करते हैं, पेस्टिसाइड भी करते हैं ना। तो बहुत सारे ऐसे खोजे गए हैं, DDT, BHC, मिथाइल पैराथायोन, हेप्टाक्लोर, एल्ड्रिन, क्लोरोड्रेन है ना। ये सब जो आदि की रसायन जो हैं वो कीटनाशक कहलाते हैं, जिनका प्रयोग हम करते हैं जो पौधे हैं हमको उनको रोग से मुक्त रखने के लिए। कुछ रसायन जो होते हैं वो जो खरपतवार रहती है उसको नष्ट करने के भी काम आते हैं, जैसे 2 और 4D है ना। कुछ जो जंतुओं को भी मारते हैं उसका भी हम प्रयोग करते हैं ताकि जो है वो कई बार हम देखते हैं कि चूहे वगैरह होते हैं, टिड्डियाँ होती हैं, ये सब जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो उनके लिए भी जो है कुछ हम दवाइयों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर चूहे और टिड्डियों को मारते हैं ना तो वो भी दवाई, जैसे नार्ब्रोसाइट है, कुछ फफूंद वगैरह है ना, उससे फफूंद पैदा होता है तो उसको भी नष्ट करता है। जैसे ओफेनॉल, कैप्टन, ये सब जो हैं वो क्या है वो फफूंद को नष्ट करते हैं। तो अधिक मात्रा में निरंतर प्रयोग भी इनका नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके निरंतर प्रयोग से जो है बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं और ये पदार्थ बच्चों विषैले भी होते हैं। तो अधिक मात्रा में अगर हम इसका प्रयोग करेंगे पौधों में तो उसकी कुछ मात्रा जो है उसका कुछ अंश जो है वो पौधों में भी जा सकता है, पौधों के लिए भी नुकसानदायक है। और उन पौधों को जो मनुष्य या हम लोग जो खाएंगे तो उससे हमारा शरीर भी बीमार हो सकता है, हम भी रोगों से ग्रस्त हो सकते हैं।
सकते हैं। तो बच्चों आज के वीडियो क्लासेस में बस इतना ही, और इसके आगे जो है एड्स के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो क्लास में। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। साथ ही ये वीडियो क्लासेस जो हैं एकदम फ्री हैं, तो खुद भी लाभ लीजिए और दूसरे फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो क्लास में। धन्यवाद।